हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक जैसे काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन या उद्देश्य, काव्य के गुण और काव्य के दोष, इनको हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अत्यंत सरल तरीके से देखेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वह है काव्य हेतु। काव्य हेतु में हेतु शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसका? हेतु का। हेतु का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो काव्य हेतु में हेतु का शाब्दिक अर्थ कारण है। काव्य हेतु कितने बताए गए हैं? काव्य हेतु कितने बताए गए हैं? तीन काव्य हेतु हैं। पहला है अभ्यास, पहला है प्रतिभा, दूसरा है अभ्यास, तीसरा है व्युत्पत्ति। प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, ये काव्य के 3 हेतु हैं। मूर्ख मनुष्य भी गुरु की शिक्षा लेकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु काव्य रचने की प्रेरणा उसी व्यक्ति में होगी जिसमें प्रतिभा होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य भामह का। राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद बताते हैं? राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद बताते हैं पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा कारित्री, भावित्री। राजशेखर प्रतिभा के 2 भेद बताते हैं, पहला है कारित्री, दूसरा है भावित्री। अब देखते हैं कारित्री है क्या। कारित्री प्रतिभा है क्या? जिसके बल पर कोई रचनाकार कोई रचना करता है, जिसके बल पर, जिस प्रतिभा के माध्यम से कोई रचनाकार रचना करता है तो उसे हम कारित्री प्रतिभा कहते हैं। जिसके बल पर पाठक या श्रोता रचना के भाव को ग्रहण करता है, जिसके बल पर पाठक श्रोता रचना के भाव को ग्रहण करता है उसे हम भावित्री प्रतिभा कहते हैं। लंबे समय तक गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन करना, लंबे समय तक गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन करना कहलाता है प्रतिभा कहलाता है या अभ्यास? तो क्या कहलाता है? अभ्यास। मम्मट ने व्युत्पत्ति को कहा। मम्मट ने व्युत्पत्ति को कहा, यह वही है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास में मम्मट ने व्युत्पत्ति को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है? निपुणता। यह प्रश्न लगभग पूछा गया है टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा में। किस आचार्य ने काव्य निर्माण का मात्र एक हेतु प्रतिभा को स्वीकार किया है? किस आचार्य ने काव्य निर्माण का मात्र एक हेतु प्रतिभा को स्वीकार किया है? तो किसने स्वीकार किया है? पंडित राज जगन्नाथ ने। मध्यकालीन आचार्यों में किस आचार्य ने सर्वप्रथम काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन का विवेचन किया है? मध्यकालीन आचार्यों में पूछा है सर्वप्रथम काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन का विवेचन किया है, तो किसने किया है? कुलपति मिश्र ने। किस आचार्य ने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? जैसे मम्मट ने निपुणता का नाम दिया था व्युत्पत्ति को, वैसे ही पूछा है इसमें काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है काव्य हेतु के बदले, तो किसने किया है? वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। किस आचार्य ने प्रतिभा को नौनमेषशालिनी प्रज्ञा कहा है? नौनमेषशालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? भट्टतौत ने। किस आचार्य ने प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या बताया है? किस आचार्य ने प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या बताया है?
रुद्रट ने, आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या बताए हैं। सहजा क्या है, इसको हम जानते हैं। सहजा यह जन्मजात होती है, सहजा जन्मजात होती है, यह काव्य रचना का मूल कारण है। सहजा जन्मजात होती है, काव्य रचना का मूल कारण है। और उत्पाद्या जो है यह काव्य शास्त्र के अध्ययन एवं आचार्यों के उपदेश से प्राप्त होता है। उत्पाद्या क्या है, काव्य शास्त्र के अध्ययन एवं आचार्यों के उपदेश से प्राप्त होता है। किस आचार्य ने काव्य के चार हेतु प्रतिभा, व्युत्पन्नमति और समाधि किस आचार्य ने काव्य के चार हेतु प्रतिभा, व्युत्पन्नमति, समाधि और अभ्यास को स्वीकार किया है? तो आचार्य राजशेखर ने जो है काव्य के चार हेतु प्रतिभा, व्युत्पन्नमति तथा समाधि और अभ्यास को मानते हैं। काव्य प्रयोजन अथवा उद्देश्य क्या है? रचनाकार से संबद्ध रचना के अंतर्वर्ती मूल्य को कहते हैं। रचनाकार से संबद्ध रचना के अंतर्वर्ती मूल्य को कहते हैं काव्य प्रयोजन। धर्मायसे आयुष्यम बुद्धि हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। काव्य प्रयोजन की परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में दी है। काव्य प्रयोजन का परिभाषा है यह, और इसको आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में दिया है। काव्य प्रयोजन हेतु स्पष्ट निर्देश सर्वप्रथम किस आचार्य ने दिया है? काव्य प्रयोजन हेतु स्पष्ट निर्देश सर्वप्रथम किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य मम्मट ने दिया है। किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन को बुद्धि रचना का महत्वपूर्ण फल बताया है? किसने बताया है? आचार्य मम्मट ने। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। परिभाषा किसने दी? आचार्य भामह ने। काव्य प्रयोजन की परिभाषा है और किसने दिया है? आचार्य भामह ने। किस विद्वान ने काव्य रचना के मुख्य परियोजना में प्रीति की चर्चा की है? किसने किया है? आचार्य वामन ने। प्रीति की चर्चा किसने की है? आचार्य वामन ने। किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन का मुख्य लक्षण आनंद को माना है? तो ये किसने माना है? आनंद वर्धन ने। काव्य का मुख्य लक्षण जो है आनंद, यहाँ भी आनंद है तो आनंद वर्धन ने माना है। मम्मट की परिभाषा है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी शिवेतर्क्षतये सद्या परिनिवृत्तये कांता सम्मित्य योपदेश युजे। यह परिभाषा किसकी है? आचार्य मम्मट ने दी है। आचार्य कुलपति मिश्र ने काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य कुलपति मिश्र ने काव्य का प्रयोजन माना है। क्या क्या माना है? यश, संपत्ति और आनंद। अगर पूछे कुलपति मिश्र ने काव्य का प्रयोजन कितने माने हैं, तो 3 माने हैं। और कौन कौन से? तो यश और संपत्ति, आनंद को। स्वांतः सुखाय लोक मंगल को, स्वांतः सुखाय और लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन माना। किसने माना? तुलसीदास ने। स्वांतः सुखाय और लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन तुलसीदास मानते हैं।
लोक रंजन को काव्य का उद्देश्य बताया। लोक रंजन यदि पूछे तो सूरदास, और लोक मंगल यदि आए तो तुलसीदास। लोक रंजन को काव्य का उद्देश्य बताया सूरदास ने। भाव, कल्पना तथा बुद्धि को काव्य में सर्वाधिक महत्व दिया। भाव, पहला शब्द है भाव, दूसरा है कल्पना तथा तीसरा है बुद्धि को काव्य में सर्वाधिक महत्व किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। किस आचार्य ने काव्य का उद्देश्य भाव का आस्वादन बताया है? भाव का आस्वादन किसने बताया है? काव्य का उद्देश्य भाव का आस्वादन किसने बताया? डॉक्टर नगेंद्र ने। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय की समंजन की स्थापना है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और पर दुखोपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मनोरंजन और उपदेश क्या है? मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को काव्य का उद्देश्य माना। मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को काव्य का उद्देश्य माना। किसने माना? मैथिली शरण गुप्त ने। केवल मनोरंजन न कविकर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। यह भारत भारती रचना से पंक्तियाँ ली गई हैं। यह पंक्ति जो है भारत भारती की है। ऊपर दिया भी गया है मनोरंजन और उपदेश ज्ञान को काव्य का उद्देश्य माना। तो किसने माना? मैथिली शरण गुप्त ने। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस सुवित भूषण बिन विराजयी कविता वनिता मित। यह कथन किसका है? तो किसका है? आचार्य केशव का। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबिरन सरस सुवित भूषण बिन विराजयी कविता वनिता मित। यह आचार्य केशव का पंक्ति है। शब्द अर्थ बिन दोष गुण, शब्द अर्थ बिन दोष गुण, अलंकार रसवान ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। यह पंक्ति किसका है? यह कथन किसका है पूछा है? तो किसका है? श्रीपति मिश्र का। यहाँ देखिए श्रीपति आया है। अगर ये पंक्ति आए तो यहाँ श्रीपति है, तो ये कथन किसका है? श्रीपति का है। ऐसे देख के लगा देंगे। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो कोई, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो कोई, जो होई, दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। यह कथन किसका है? यह पंक्ति किसकी है पूछा है? तो किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। काव्य की परिभाषा दिए हैं, कह रहे हैं कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। साहित्य जो है
साहित्य मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। साहित्य मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। वियोगी होगा पहला कवि। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है यह। कविता हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावना को सामने लाकर हृदय प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य उद्घाटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ बंधनों से संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक कल्याण, लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ बंधनों से संकुचित मंडल के ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भावभूमि पर ले जाती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है यह कथन। सादगी, असलियत एवं जोश को कविता का प्रमुख गुण स्वीकार किया गया। सादगी, असलियत एवं जोश को कविता का प्रमुख गुण स्वीकार किया गया है। कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर किसी पंक्ति में आए कथन में कि सादगी, असलियत, जोश, तो वहाँ देखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप लगा सकते हैं उत्तर में। साहित्य का चरम मान रस ही है। साहित्य का जो चरम मान है वह रस ही है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। काव्य गुण देखेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में गुणों के संस्थापक आचार्य हैं। गुणों के संस्थापक आचार्य, गुणों के संस्थापक आचार्य कौन है? वामन। भारतीय काव्य शास्त्र में पूछा है। गुणों के संस्थापक आचार्य वामन हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य की परिभाषा किसने दी? वामन ने। यह परिभाषा किसकी है? वामन की। काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणाः, वामन की परिभाषा है। काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते। काव्य शोभाकारान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते परिभाषा किसने दी? आचार्य दंडी ने। किसने दी? आचार्य दंडी ने। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र, इनका ग्रंथ है जिसमें गुणों की संख्या वे 10 बताते हैं। कितने बताते हैं? 10 बताते हैं। आचार्य दंडी गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? 10। आचार्य दंडी ये भी 10 मानते हैं। दंडी और 10 कितने मानते हैं? 10। आचार्य हेमचंद गुणों की संख्या कितने बताते हैं? 10। हेमचंद्र भी गुणों की संख्या 10 बताते हैं। 10। और वामन गुणों की संख्या बताते हैं। वामन ने गुणों की संख्या 20 मानी है। आचार्य विश्वेश्वर ने अपनी पुस्तक चमत्कार चंद्रिका, पुस्तक का नाम है चमत्कार चंद्रिका, में गुणों की संख्या कितनी मानी है? विश्वेश्वर 20 और 3 23।
कितने माने हैं? 23। आचार्य भोज ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? भोज गुणों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भोज ने गुणों की संख्या कितनी? 24। भोज 24। 10 गुणों से निःसृत 3 गुणों के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? 10 गुणों से निःसृत 3 गुणों के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? आचार्य भामह ने। भामह के अनुसार 3 गुण कौन कौन से हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। भामह के अनुसार 3 गुण पूछा है, तो पहला माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण हैं। मम्मट और आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी? 3। मम्मट और आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या 3 मानी। आचार्य अभिनव गुप्ता नहीं, यह गुप्त है। आचार्य अभिनव गुप्त तथा राजशेखर कितने गुण मानते हैं? 3। अभिनव गुप्त और राजशेखर भी 3 गुण मानते हैं। आचार्य कुंतक ने कितने गुणों को मान्यता दी? 6 गुणों को। कुंतक 6 गुणों को मान्यता दी है। और आचार्य कुंतक ने इन 6 गुणों में सामान्य गुण कितने माने? 2। आचार्य कुंतक ने 6 गुणों में सामान्य गुण 2 मानते हैं और कुंतक ने इन 6 गुणों में विशिष्ट गुण कितने माने? 4। कुंतक ने इन 6 गुणों में विशिष्ट गुण कितने माने? 4 और सामान्य गुण 2। आचार्य भिखारी दास ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। लगभग सभी आचार्य ही 10 मानते हैं। वामन 20 मानते हैं। और आचार्य देव ने गुणों की संख्या कितनी मानी? 12। आचार्य देव ने गुणों की संख्या कितनी मानी? यहाँ देखिए, देव ने गुणों की संख्या बताई 12। गुणों को रसाश्रित किसने माना? गुणों को रसाश्रित किसने माना? रस आश्रित आचार्य शुक्ल ने। इन्होंने गुणों को रस आश्रित माना है। किस आचार्य ने गुणों को शैली के अंतर्गत मान्यता दी? शैली के अंतर्गत। किस आचार्य ने गुणों को शैली के अंतर्गत मान्यता दी? यहाँ देखिए, इसमें शैली में स है, यहाँ श्याम सुंदर दास भी है, स। तो किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। 3 गुणों को चित्त की 3 अवस्थाओं के साथ किसने जोड़ा? 3 गुणों को चित्त की 3 अवस्थाओं के साथ किसने जोड़ा? आनंदवर्धन ने। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है? पूछ ले कि माधुर्य गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है, तो किससे है? द्युति से। किससे है? द्युति से। ओज गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है? दीप्ति से। ओज, दीप्ति, माधुर्य, द्युति। प्रसाद गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है? व्यापकत्व से। प्रसाद गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है? तो व्यापकत्व से है। माधुर्य गुण का संबंध किन रसों से है? माधुर्य गुण का संबंध अब रस से बताया जा रहा है, तो माधुर्य गुण का संबंध किन किन रसों से है? पहला है श्रृंगार रस से है, करुण रस से है, शांत रस से और हास्य रस से। इन चारों रसों में माधुर्य गुण का समावेश पाया जाता है। ओज गुण का संबंध है। ओज गुण का संबंध किन रसों से है? तो ओज गुण का संबंध वीर, विभत्स और रौद्र भयानक। वीर, विभत्स, रौद्र भयानक रसों में ओज गुण पाया जाता है। इन रसों में क्या पाए जाते हैं? ओज गुण। और श्रृंगार, शांत, करुण और हास्य रस में कौन से गुण पाए जाते हैं? माधुर्य। प्रसाद गुण का संबंध किन रसों से है? प्रसाद गुण का संबंध पूछा है किन रसों से है, तो किन से है? अद्भुत तथा इसमें सभी रसों का समावेश पाया जाता है। प्रसाद गुण में
अद्भुत रस और सभी गुणों का समावेश पाया जाता है। मुख्यतः गुण कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो मुख्यतः गुण कितने प्रकार के हैं? पहली बार गुण 3 हैं, ओज, माधुर्य और क्या? प्रसाद। ओज माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। मुख्यतः गुण कितने बताए गए हैं? 3, माधुर्य, ओज और प्रसाद। जहाँ पर कोमल वर्ण या अक्षरों का प्रयोग हो, कोमल वर्ण या अक्षरों का प्रयोग हो, मतलब कोमल वर्ण या कोमल अक्षर का प्रयोग हो तथा शब्द भी सुरुचिपूर्ण एवं मधुर हो, तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा? जहाँ पर कोमल वर्ण या कोमल अक्षर का प्रयोग हो, शब्द भी सुरुचिपूर्ण एवं मधुर हो, तो वहाँ पर कौन सा गुण होगा? माधुर्य। कर्ण कटु वर्णों को छोड़कर शेष सभी वर्णों की योजना है माधुर्य में। कर्ण कटु वर्ण और शेष सभी वर्णों की योजना को छोड़कर शेष सभी वर्णों की योजना माधुर्य गुण में है। कर्ण कटु वर्ण कौन से हैं? जैसे ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वे कर्ण कटु वर्ण हैं, ट वर्ग के। दीर्घ समास योजना का भाव पाया जाता है। दीर्घ समास योजना का भाव पाया जाता है। दीर्घ समास योजना का भाव नहीं बल्कि अभाव पाया जाता है। यहाँ अ होगा, अभाव पाया जाता है। किस में पाया जाता है? माधुर्य गुण में। दीर्घ समास योजना का अभाव पाया जाता है किसमें? माधुर्य गुण में। संयुक्त व्यंजनों का अभाव पाया जाता है किसमें? माधुर्य व्यंजनों में। संयुक्त व्यंजन मतलब वही छ, त्र, स्र, इन सभी वर्णों का जो है अभाव किसमें पाया जाता है? माधुर्य गुण में। श्रृंगार करुण शांत तथा हास्य रस की योजना पाई जाती है। अभी ऊपर ये बताया जा चुका है कि श्रृंगार करुण रस और हास्य रस की योजना पाई जाती है किसमें? माधुर्य गुण में। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से होती है? तो माधुर्य गुण का संबंध चित्त की द्वितीय अवस्था से होती है। द्वितीय अवस्था से होती है। द्वितीय से ऐसी कविता जिसको पढ़कर मन स्फूर्त हो जाए या फड़क उठे, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? ऐसी कविता जिसे पढ़कर मन स्फूर्त हो जाए या फड़क उठे, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? तो वहाँ पर ओज गुण होता है। जहाँ पर कठोर वर्ण, कर्ण कटु वर्ण तथा संयुक्त वर्ण आते हैं, वहाँ पर कौन सा गुण होगा? जहाँ पर कठोर वर्ण और कर्ण कटु वर्ण और संयुक्त वर्ण ये आए तो वहाँ कौन सा गुण होगा? तो वहाँ होगा ओज गुण। ओज गुण वीर रस प्रधान जितनी भी रचनाएं हैं उसमें ओज गुण पाया जाता है, और श्रृंगार रस प्रधान जितनी रचनाएं हैं, जितनी कविता है, उसमें क्या पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। किस गुण में लंबी समास योजना पाई जाती है? किस गुण में लंबी समास योजना पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ओज गुण में। और किस गुण में लंबी समास योजना नहीं पाई जाती पूछे तो माधुर्य गुण में। वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रस की योजना पाई जाती है किस में पाई जाती है? ओज गुण में। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रस की योजना पाई जाती है
ओज गुण में। ओज गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है? तो ओज गुण का संबंध चित्त की किस अवस्था से है? यह है दीप्ति से। ओज गुण का संबंध चित्त की दीप्ति अवस्था से है। काव्य का गुण, काव्य का वह गुण जो काव्य को पढ़ते या सुनते ही उसके हृदय को, उसके अर्थ को हृदयंगम बना देता है, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? काव्य का वह गुण जो काव्य को पढ़ते या सुनते ही अर्थ को हृदयंगम बना दे, तो वहाँ कौन सा गुण होता है? तो वहाँ होता है प्रसाद गुण। मतलब जो काव्य पढ़ें और आसानी से समझ में आ जाए, तो वहाँ क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। जहाँ पर अल्प समास योजना अत्यंत स्वच्छ, सरल, सहज, ग्राह्य और क्या है, पवित्र या स्वच्छ पद आते हैं, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? जहाँ पर अल्प समास योजना अत्यंत स्वच्छ, सरल, सहज, ग्राह्य, पवित्र या स्वच्छ पद आते हैं, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण का अर्थ है प्रसन्नता, खिल उठना या विकसित होना। प्रसाद गुण का अर्थ है यह। किस गुण में सभी रसों का समाहार पाया जाता है? तो प्रसाद गुण में सभी रसों का समाहार पाया जाता है। चित्त की व्यापकत्व अवस्था का संबंध, चित्त की व्यापकत्व अवस्था का संबंध किस गुण से होता है? प्रसाद गुण में। प्रसाद गुण में होता है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, इधर नयन मन भाए। पंक्ति में कौन सा गुण है? इसमें कौन सा गुण है? तो इसमें है माधुर्य गुण। इसमें माधुर्य गुण है। रोई रोई रटी रटी, रोई रोई रटी रटी, विकल बुहालू, जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। पंक्ति में कौन सा गुण है? इसमें कौन सा गुण है? माधुर्य। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसमें कौन सा गुण है? पढ़ने के बाद जैसे वीर रस की रचनाएं होती हैं, वैसा महसूस हो रहा है कि यह इसमें वीर रस की बात की गई है। तो इसमें कौन सा गुण होगा? ओज गुण। स्वतंत्रता, यहाँ देखिए, तो ऐसे कुछ शब्द जो पाए जाते हैं वो ओज गुण में होते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। पंक्ति में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण है। यह यशोधरा रचना की पंक्ति है। इसमें यशोधरा जो हैं अपनी सखी से कह रही हैं, किसके बारे में? बुद्ध के बारे में। जब भगवान बुद्ध यशोधरा को छोड़ के चले जाते हैं, तो वही कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। पंक्ति में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। काव्य दोष को देखेंगे। जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में व्यवधान हो अथवा अर्थ बोध में बाधा हो, वह कहलाता है। जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में व्यवधान हो, अर्थ बोध में बाधा हो, तो कहलाता है काव्य दोष। काव्य दोष की चर्चा सर्वप्रथम किस आचार्य ने की है? तो काव्य दोष की चर्चा सर्वप्रथम आचार्य
भरत ने की है अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। भरत है, भारत नहीं। आचार्य भरत, यहाँ भरत होगा, भरत। आचार्य भरत ने काव्य दोष की चर्चा अपनी किस पुस्तक में की? तो आचार्य भरत का जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में की दोष विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? वामन। दोष विवेचन करने वाले सर्वप्रथम आचार्य वामन माने जाते हैं। मुख्यार्थ हतिदोषः, अर्थात मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो। मुख्यार्थ हतिदोषः, मुख्यार्थ हतिदोषः अर्थात मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है। कथन किसका है? आचार्य मम्मट का है। गुण के विरोधी तत्व दोष हैं। यह परिभाषा किसकी है? गुण के विरोधी तत्व, गुण के विरोधी तत्व दोष हैं। तो यह कथन किसका है? आचार्य वामन का। उद्वेग जनको दोषः, उद्वेग जनको दोषः कहाँ पर कहा गया है? यह पूछा है कि यह कहाँ पर कहा गया है? उद्वेग जनको दोषः, तो कहाँ पर कहा गया है यह? अग्नि पुराण में। कहाँ कहा गया है? अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में काव्य दोषों की कितनी संख्या बताई गई है? 3। पहला है शब्द दोष, शब्द दोष। दूसरा है अर्थ दोष। अग्नि पुराण में क्या है? दोषों की संख्या 3 बताई गई है, शब्द दोष, अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। दोष काव्य की विकलता के कारण, दोष काव्य की विकलता के कारण हैं। कथन किसका है? आचार्य दंडी का। कुकवित्व साक्षात मृत्यु है, कुकवित्व साक्षात मृत्यु है, यह कथन किसका है? आचार्य भामह का। रंचक दोष न राजई कविता वनिता मित, रंचक दोष न राजई कविता वनिता मित, बूदक हाला परत जो गंगा घट अपवित। कथन किसका है? आचार्य केशव का। दोषत्वं च रसोत्पत्ति प्रतिबद्धकत्वम, अर्थात काव्य रचना के अंतर्गत रसोत्पत्ति के बाधक तत्व को दोष माना जाता है। दोषत्वं च रसोत्पत्ति प्रतिबद्धकत्वम, यह जो है काव्य रचना के अंतर्गत रसोत्पत्ति के बाधक तत्व को दोष माना जाता है। कथन किसका है? आचार्य केशव का। आचार्य भरत ने दोषों की संख्या कितनी मानी? तो आचार्य भरत ने दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। इन्होंने गुणों की संख्या भी 10 ही मानी है। आचार्य मम्मट ने दोषों के कितने भेद मानते हैं? आचार्य मम्मट ने दोष के कितने भेद मानते हैं? 3 भेद मानते हैं। दोष की जगह औचित्य, दोष की जगह औचित्य शब्द का प्रयोग किसने किया? औचित्य शब्द का प्रयोग दोष की जगह किसने किया? आनंदवर्धन ने। मुख्य रूप से दोष के कितने भेद बताए गए हैं? मुख्य रूप से दोष के कितने भेद बताए गए हैं? तो 3 बताए गए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। अग्नि पुराण में भी यही दोष के 3 भेद बताए गए हैं। आचार्य दंडी दोष के कितने भेद बताते हैं? तो आचार्य दंडी 10 बताते हैं। आचार्य दंडी गुणों के भी 10 ही भेद बताते हैं। आचार्य वामन दोष के कितने भेद मानते हैं? तो आचार्य वामन जो हैं 20, यहाँ वह है, इसमें भी वह रहेगा 20। तो जो है आचार्य वामन 20 दोष बताते हैं और ये 20 गुण भी बताते हैं। आचार्य विश्वनाथ दोष के कितने भेद मानते हैं? आचार्य विश्वनाथ दोष के कितने भेद मानते हैं? तो आचार्य
विश्वनाथ जो है दोष के कुल 70 भेद मानते हैं। जिस वाक्य में शब्द सुनने पर कठोर और बुरा लगे, जिस वाक्य में शब्द सुनने पर कठोर और बुरा लगे तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष होगा। शब्द को सुनने पर कठोर और बुरा लगे अगर, तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष। कवि जहाँ पर कठोर वर्णों का प्रयोग करता है जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं अथवा कानों को खटकते हैं, तो वहाँ कौन सा दोष होता है? श्रुति कटुत्व दोष। जैसे इसका उदाहरण है, कवि के कठिनतर कर्म की हम करते नहीं धृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। यह जहाँ ट वर्ग दिख जाए वहाँ जो होता है श्रुति कटुत्व दोष होता है। यहाँ आ गया है, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर ज्ञान विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। पंक्ति में श्रुति कटुत्व दोष है। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों से तो कौन सा होता है? क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष होता है। रिपु तरु रिपु रिपु तर रिप रिपु धर देखी के विरहीन जिय अकुलाय। पंक्ति में कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष है। कुंभज पानी कुमारी सहोदर। पंक्ति में कौन सा दोष है? कुंभज पानी कुमारी सहोदर। इस पंक्ति में क्लिष्टत्व दोष है। जब काव्य में संदेह हो कि कवि किस अर्थ को बताना चाह रहा है, जब काव्य में संदेह हो कि कवि किस अर्थ को बताना चाह रहा है, तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? संदिग्ध दोष होगा। मार से बचाओ नाथ आयु हूँ शरण में। पंक्ति में कौन सा दोष है? तो कौन सा दोष है? मार से बचाओ नाथ आयु हूँ शरण में। पंक्ति में संदिग्ध दोष है। जीना चाहो देश हित या इंद्रिय सुख हेतु। जीना चाहो देश या इंद्रिय सुख हेतु। पंक्ति में कौन सा दोष है? संदिग्ध। इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह इंद्रिय सुख के लिए जीना चाह रहा है या देश के हित के लिए जीना चाह रहा है। तो यहाँ संदिग्धता बनी हुई है, इसलिए यहाँ जो है संदिग्ध दोष है। जहाँ पर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर कौन सा दोष होता है? जहाँ पर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर कौन सा दोष होगा? तो वहाँ पर होगा अधिक पदत्व दोष। बिना मतलब के अगर शब्द आए पंक्ति में तो फिर जो है वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है किसका दोष कहो। पंक्ति में कौन सा दोष है? अधिक पदत्व। पंक्ति में कौन सा दोष है? अधिक पदत्व। पुष्प राग में रंग कर भ्रमर गुजरता है। जैसे एक उदाहरण है कि पुष्प राग में रंग कर भ्रमर गुजरता है। अब ये पंक्ति देखिए, इसमें क्या है? अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि पुष्प राग में रंग कर भ्रमर गुजरता है। तो यहाँ जो पुष्प शब्द है यह अधिक पदत्व दोष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पुष्प पराग है, पराग में
पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुजरता है। तो यहाँ पुष्प जो है यह अधिक पदत्व में आएगा, क्योंकि पराग जो होते हैं वो तो पुष्प में ही होते हैं। तो फिर यहाँ पुष्प न रखते तब भी ये पंक्ति अपने आप में पूर्ण है। जैसे पुष्प पराग में रंग कर भ्रमर गुजरता है, तो यहाँ पुष्प न रखें तब भी यह अपने आप में पंक्तियाँ स्पष्ट हो रही हैं और पूर्ण हो रही हैं कि इसमें जो है जो भ्रमर है वह पराग से होकर गुजर रहा है। तो पुष्प का ही पराग होता है, तो यहाँ पुष्प रखना जो है अधिक पदत्व दोष की श्रेणी में आएगा। साक्षी है गिरिधवल हिमाचल, गंगा नगर यमुना का पावन जल। पंक्ति में कौन सा दोष है? साक्षी है गिरिधवल हिमाचल, गिरिधवल हिमाचल, गंगा यमुना का पावन, गंगा नगर यमुना का पावन जल। पंक्ति में कौन सा दोष है? तो यहाँ जो है अधिक पदत्व दोष है। हिमाचल, यहाँ जो धवल शब्द है यह अधिक पदत्व दोष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हिमाचल लिखा गया है पहले से ही हिमाचल। तो हिम जो होता है बर्फ, वो पहले से ही सफ़ेद होता है, धवल होता है, श्वेत होता है। तो यहाँ धवल रखना जो है अधिक पदत्व दोष की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। कविता में जब अर्थ की स्पष्टता के लिए कोई शब्द अलग से जोड़ना आवश्यक लगे, जिसे कवि ने छोड़ दिया हो, तब वहाँ पर कौन सा दोष होगा? तो वहाँ पर कौन सा दोष होगा? न्यून पदत्व दोष। जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए, वहाँ कौन सा दोष होता है? न्यून पदत्व दोष। पंक्ति के माध्यम से समझिए। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले लो बांध अनंत गगन। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले लो बांध अनंत गगन। पंक्ति में कौन सा दोष है? तो यहाँ कौन सा दोष है? अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष। इसमें कौन सा है? न्यून पदत्व दोष है। सहसा मैं उठ खड़ा हुआ, बोला जाता हूँ, क्या मैं तुमसे कहूँ ने कुछ पाता हूँ। पंक्ति में दोष है। सहसा मैं उठ खड़ा हुआ, बोला जाता हूँ, और क्या मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँ नहीं कुछ पाता हूँ। तो यहाँ नहीं होगा कि क्या मैं तुझसे कहूँ नहीं कुछ पाता हूँ, यहाँ नहीं का अभाव है, इसलिए यहाँ न्यून पदत्व दोष है। लज्जाजनक, घृणास्पद या अमांगलिक कथन होने पर कौन सा दोष होता है? लज्जाजनक, घृणास्पद, अमांगलिक कथन होने पर कौन सा दोष होता है? तो कौन सा दोष होता है? श्लीलत्व दोष। जहाँ काव्य में श्लील, लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ श्लीलत्व दोष होता है। जैसे एक पंक्ति है, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। यहाँ थूक कर चाटना जो है, थूक कर चाटना, यह थोड़ा अजीब तरह का शब्द है। तो थूक कर चाटना यह लज्जाजनक है, तो यहाँ क्या है? श्लीलत्व दोष है। और अगला है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति द्वारा अपने गुणों की व्याख्या अनेक ढंग से की जाए, वहाँ पर कौन सा दोष होता है? तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? स्वर शब्द वाच्य दोष। जहाँ पर एक ही व्यक्ति द्वारा अपने गुणों की व्याख्या अनेक ढंग से की जाए, कैसे अनेक ढंग से की जाए, वहाँ पर स्वर शब्द वाच्य दोष होता है। जहाँ पर एक ही अर्थ में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर कौन सा दोष होता है? एक ही अर्थ में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। कौन सा दोष होता है? पुनरुक्ति दोष। जैसे एक पंक्ति है,
दृश्य बड़ा था सुंदर मंजू मनोहर। पंक्ति के माध्यम से समझिए कि दृश्य बड़ा था है सुंदर मंजू मनोहर। दृश्य बड़ा था सुंदर मंजू मनोहर। तो इसमें क्या है, पुनरुक्ति दोष है। कैसे, यहाँ जो सुंदर है फिर उसके तुरंत बाद ही मंजू शब्द आया है। क्या है, मंजू शब्द। तो दोनों का अर्थ एक ही है, सुंदर और मंजू दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ एक शब्द की मतलब शब्दों की एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग किया गया है। जैसे सुंदर और मंजू का अर्थ सुंदर ही होता है, तो यहाँ एक शब्द रहता तब भी ठीक रहता। तो यहाँ पुनरुक्ति दोष है, यहाँ रिपीट किया गया है अर्थ को। जहाँ पर व्याकरण के अनुसार शब्द का गलत प्रयोग किया जाए तब वहाँ पर कौन सा दोष होता है। जहाँ पर व्याकरण के अनुसार, किसके अनुसार, व्याकरण के अनुसार शब्द का गलत प्रयोग किया जाए तब वहाँ कौन सा दोष होता है, तो वहाँ होता है च्युत संस्कृत दोष। कौन सा दोष होता है, च्युत संस्कृत दोष। जैसे एक उदाहरण है कि मरम वचन जब सीता बोला। कौन सा है पंक्ति, यहाँ है मरम वचन जब सीता बोला। इस पंक्ति के माध्यम से समझिए, मरम वचन सीता जब सीता बोला। मरम वचन जब सीता बोला। तो यहाँ क्या दिया गया है कि व्याकरण के अनुसार शब्द का गलत प्रयोग किया जाए। तो यहाँ सीता जो है बोली होगा, सीता बोली न कि बोला। तो यहाँ क्या है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धि है इस पंक्ति में। तो यहाँ जो है च्युत संस्कृत दोष है। जहाँ पर काव्य के पदों में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ पर कौन सा दोष होता है, तो वहाँ पर होता है ग्राम्यत्व दोष। कौन सा दोष होता है, ग्राम्यत्व दोष। ग्रामीण शब्दों का जब प्रयोग हो तो, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो तो क्या होता है, ग्राम्यत्व दोष। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, ग्राम्यत्व दोष के उदाहरण है ये क्या, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। तो क्या कहा गया है कि जहाँ पर काव्य के पदों में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर ग्राम्यत्व दोष होता है। तो यहाँ जो मूढ़ शब्द है यह ग्रामीण शब्द है। यह ग्रामीण शब्दों का इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है, जैसे मूढ़ का। तो यहाँ ग्राम्यत्व दोष है। इसके जगह सिर भी कहा जा सकता था, सिर पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। तो यहाँ कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा दोष है, ग्राम्यत्व दोष है। धन्यवाद।